हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाइए सभी लोग शुरू करें आज की क्लास बिहार शिक्षक बहाली 2023। और आज हम लोग यहां पर करने वाले हैं सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और इसका पूरा दोस्तों निचोड़ हम करने वाले हैं। ठीक है, कम से कम यहाँ पर लगभग अभी दोस्तों आपको 200 से 300 सवाल का रिवीजन करवाएंगे। महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है और उससे संबंधित आपको बहुत सारा सवाल, जितना भी आपका कन्फ्यूजन होगा सारा यहाँ पर हम दूर करने का प्रयास करेंगे। बस आपको क्या करना है, तो ध्यानपूर्वक सुनते चलना है। जो आपको याद नहीं हो उसको आपको नोट कर लेना है। डेली आपकी 3 बजे से क्लास चलती है, तो 3 बजे आपको डेली पधारना है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। आते आते आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। और ये आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका, खास करके 1 to 5 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सभी लोगों को आपको समान अध्ययन पूछेगा ही, है ना, लेकिन 1 to 5 के लिए आपका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए एनसीईआरटी सीरीज भी चल रहा है। एनसीईआरटी में दोस्तों हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, 6 से लेकर के 10 क्लास तक, जिसमें आपका ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट ही हो गया है, 6, 7, 8 हो गया है, 9 चल रहा है। 9 में भी 2 चैप्टर हो गया है, तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है। उसके बाद पॉलिटी होगा, फिर इकोनॉमिक्स होगा। 3 बजे आपकी डेली क्लास चल रही है और रात में 9 बजे से क्लास चल रही है आपका एनसीईआरटी सीरीज। चैप्टर वाइज करवाया जा रहा है और पूरे क्वेश्चन आंसर का दोस्तों सुपड़ा साफ हो रहा है। ठीक है, रात में 9 बजे से। इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पर। तो ये हमारा व्हाट्सएप है जहां आपको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप मात्र 499 का पे करके, है ना। 499 का मिलेगा और इसमें आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। पीछे जितनी क्लासेज हुई है, आगे जो क्लासेज होगी और जो लाइव क्लास हो रहा है, पीछे वीडियो है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा दोस्तों। और ये टेस्ट नंबर है आपका 36। आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 36। 50 आपका मेन सवाल है और इसी से संबंधित, है ना, आपका पूरा निचोड़ हम करेंगे लगभग 300 प्रश्नों का। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो पूरा देखना है आपको, काफ़ी मजा आएगा, है ना। क्योंकि आपके पास समय नहीं है और कम समय में अधिक से अधिक आपको हम यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और ये हमारा नंबर है 7857824310, जहाँ आप 499 का पे करके व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। ये हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है। ऑनलाइन आपको पे करना है, आप किसी भी नंबर से पे कर सकते हैं, लेकिन जो आपका व्हाट्सएप होगा, है ना, आप व्हाट्सएप तो चलाते होंगे ना, तो उसी से हमको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। यही नंबर हमारा फ़ोन पे, गूगल पे भी है, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप पे भी है। इसी नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा ज़रूरी हो तब बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लास के टाइम पर नहीं करना है, उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरू किया जाए। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। आज का पहला सवाल है, आज का पहला सवाल है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। विधान परिषद, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। विधान परिषद, विधान परिषद जो है अभी वर्तमान में 6 राज्य में है। कितने राज्य में है? ये 6 राज्य आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं वो 6 राज्य आपको बताऊंगा, कौन कौन से राज्य है आप कमेंट करके पहले बताइए। यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि इसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए विधान परिषद के लिए। तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष चाहिए। कितने साल चाहिए दोस्तों? 30 साल चाहिए। अगर पूछा जाए कि विधानसभा के लिए कितना चाहिए, तो विधानसभा के लिए चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, विधानसभा 25 और विधान परिषद 30 वर्ष। विधान परिषद को क्या कहते हैं? उच्च सदन, और विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, याद हो गया, है ना। ये राज्य में होता है ना, जैसे केंद्र में होता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं केंद्र में? निम्न सदन। और राज्यसभा को क्या कहते हैं दोस्तों? उच्च सदन। जैसे लोकसभा में, सॉरी, जैसे केंद्र में दोस्तों लोकसभा जो होता है ये अस्थाई सदन है, और राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदन है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है ना। उसी तरीके से जो राज्य में होता है विधान परिषद, विधान परिषद ऐसे सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 राज्य में है। वो कौन कौन से राज्य हैं? बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्य को आपको याद रखना पड़ेगा, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, टोटल कितने राज्य हो गए? बिहार आपका, और बिहार हो गया, यूपी हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया,
है ना। तो कितने राज्य हुए दोस्तों? 6 राज्य, 6 राज्य में है आपका, है ना, विधान परिषद अभी वर्तमान में आपका, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हो गया आपका 30 वर्ष, इसको आप याद रखना है। और देखिए, अगर पूछा जाए उम्र से संबंधित, है ना, कि उम्र से संबंधित और जैसे पूछा जाता है आपका कि राष्ट्रपति के लिए कितनी उम्र चाहिए, तो कम से कम 35। राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए? कम से कम 35। उपराष्ट्रपति के लिए भी कितना चाहिए? तो 35 ही चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। राज्यपाल के लिए भी कितना चाहिए? तो 35 ही चाहिए राज्यपाल के लिए आपका, ठीक है, राज्यपाल के लिए भी 35 ही चाहिए आपका, है ना। चलिए, और इसके बारे में और आपको बता दूं, जैसे लोकसभा, तो लोकसभा के लिए कितना चाहिए दोस्तों? लोकसभा के लिए सदस्यों की उम्र सीमा कितनी चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए कम से कम। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए, ठीक है, याद रखना है। अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए, है ना, पीएम पूछा जाए, प्राइम मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री अगर ये लोकसभा से हैं तो 25 साल की उम्र में बन सकते हैं, लेकिन अगर ये राज्यसभा से हैं तो इनको 30 साल का उम्र होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। और मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो मुख्यमंत्री के लिए 25 साल, है ना, मुख्यमंत्री के लिए 25 साल। नगर निगम, नगर निकाय, पंचायत के लिए कितना? 21 साल, है ना, मुखिया के लिए 21 साल। ये सभी उम्र आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना है। मैं सारे उम्र यहां पर लगभग में बता दिया। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए, आपका दूसरा नंबर है कि 1904 ईस्वी में आप एक ही आपको वादा करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा देखिएगा ना वीडियो, उसके बाद आपको मजा आएगा कि हाँ आपने कितना चीज़ यहाँ पर गेन किया है, ठीक है। 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास लगभग होती है, पूरे 1 घंटे की, या 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट का होता है ना। तो इतने देर में दोस्तों कम से कम आपको सारा कन्फ्यूजन, है ना, 300 प्लस सवालों का हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं, यहाँ पर पूरा सुपड़ा साफ। प्रश्न है कि 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? देखिए, अभिनव भारत की स्थापना होती है 1904 ईस्वी में, ये आपका पहला सवाल है। अभिनव भारत की स्थापना होती है आपका किसके द्वारा? तो वीडी सावरकर के द्वारा। किसने किया था? वीडी सावरकर जी के द्वारा किया गया था अभिनव भारत की स्थापना, ठीक है। वीडी सावरकर जो थे ये हिंदू महासभा से आपका जुड़े हुए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, वीडी सावरकर का एक पुस्तक है जो आपका लॉन्च हुआ था 1909 ईस्वी में, है ना। वीडी सावरकर एक पुस्तक है इनका, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये कई बार पूछा गया है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किनकी पुस्तक है? तो वीडी सावरकर जी का ही पुस्तक है ना। वीडी सावरकर का ही पुस्तक है दोस्तों, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये भी आपको नोट करना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया हाउस, है ना, इंडिया हाउस कहाँ है? जल्दी से बताना है, इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस कहाँ है? तो इंडिया हाउस जो है ये है लंदन में। कहाँ है जी? ये है आपका लंदन में है इंडिया हाउस। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था 1905 ईस्वी में, है ना। 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा। किसके द्वारा? श्याम जी, है ना, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा होता है आपका इंडिया हाउस की स्थापना। कई बार पूछा गया है सिंपल कि इंडिया हाउस कहाँ है? तो लंदन में है। 1905 में आपको याद रखना है, 1905 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। बताइए दोस्तों, एक सवाल का जवाब कि भारतीय झंडा सबसे पहले विदेशों में कहाँ फहराया गया था, है ना। भारतीय जो झंडा है, तिरंगा झंडा, ये विदेश में, है ना, विदेशों में सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? जल्दी बताइए, है ना, विदेश में सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? तो ये जर्मनी में फहराया गया था सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। और जर्मनी में कहाँ पर फहराया गया था? तो स्टुटगार्ड। कहाँ पर ही? स्टुटगार्ड में फहराया गया था, जर्मनी के स्टुटगार्ड में दोस्तों। किसके द्वारा फहराया गया था? तो मैडम भिखाजी कामा। किसके द्वारा? मैडम भिखाजी, है ना, मैडम भिखाजी कामा, आपको पता होगा। और ये जो झंडा फहराया गया था ये कब फहराया गया था? 22 अगस्त 1907, है ना, 22 अगस्त 1907 ईस्वी, ठीक है, याद रखिएगा, 22 अगस्त 1907 ईस्वी में सबसे पहले विदेशों में भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था मैडम भिखाजी कामा के द्वारा, है ना। कब? तो 22 अगस्त 1907 ईस्वी में जर्मनी स्टुटगार्ड में। अगला सवाल चलते हैं, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? देखिए, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो दिए गए हैं ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर सही आंसर, है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखिए, नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद कितने में है? तो ये 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग कितने में है? तो भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
है ना। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार है ना। मौलिक अधिकार किस में है, तो भाग 3 में है, और 12 से लेकर के 35 तक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है, याद रखिएगा। कितने मौलिक अधिकार है वर्तमान में, तो 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। पहले कितना था मौलिक अधिकार, तो पहले 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों उसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत, और उसको जाकर के रख दिया गया अनुच्छेद 300 के क में। ठीक है, मौलिक अधिकार को, है ना। तो ये आपको मौलिक अधिकार से भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए तो हम चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं, है ना। एक बार लाइक कर देना है प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत मेहनत किया जाता है। प्लीज़ आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं, तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा कहा जाता है मेरे प्यारे भाइयों म्यांमार को। किसको कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। किसको कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। म्यांमार हमारा क्या है, तो पूर्वी पड़ोसी देश है ना। म्यांमार क्या है, हमारा पूर्वी पड़ोसी देश है। म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा बनाती है, जल्दी से बताइए। म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा बनाती है, तो सबसे पहले हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड, है ना। नागालैंड है आपका, ठीक है। नागालैंड से नीचे आइएगा दोस्तों तो मिलेगा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर से नीचे आइएगा तो मिलेगा मिजोरम। तो ये 4 राज्य आपको नोट करना है, जो किससे सीमा बनाता है, तो आपका म्यांमार से सीमा बनाता है। ये 4 राज्य याद करना है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्य, ठीक है। चलिए कीवी किसको कहते हैं दोस्तों, कीवी का देश किसको कहते हैं, बताइए। कीवी का देश, कीवी का देश किसे कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड को। कीवी का देश न्यूजीलैंड को, है ना। कीवी का देश न्यूजीलैंड को कहते हैं कीवी का देश। ड्रैगन का देश किसको कहते हैं, ड्रैगन, बताइए। ड्रैगन का देश तो चाइना को कहते हैं दोस्तों, ड्रैगन का देश, है ना। ड्रैगन का देश। कंगारू का देश किसको कहते हैं, कंगारू, है ना। तो कंगारू का देश कहते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि किसको कहते हैं, प्यासी भूमि किसको कहते हैं, तो प्यासी भूमि भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहते हैं, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। काला महादेश किसको कहते हैं, तो काला महादेश अफ्रीका को कहते हैं दोस्तों, है ना। भारत का बोस्टन किसको कहते हैं, तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है। याद रखना है भारत का बोस्टन अहमदाबाद को। जापान को क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश, है ना। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 5 नंबर सवाल। 5 नंबर प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए इसको राजा की उपाधि किसने दिया था, तो राजा की उपाधि दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा। किसने दिया था, अकबर द्वितीय दिया था। आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को उपाधि दिया था राजा को, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा। देखिए राजा राम मोहन राय का जन्म कब होता है, तो 1772 ईस्वी में इनका जन्म होता है, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय का राधा नगर में इनका जन्म होता है, और इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु होती है। और इनका दोस्तों जो समाधि है ना राजा राम मोहन राय की, वो समाधि भी आपका कहाँ है, तो इंग्लैंड में ही इनका समाधि है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लैंड, इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, है ना। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को, और वहीं इनकी समाधि भी है आपका, है ना। चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो ब्रिटेन जाने वाला, है ना, यानी कि इंग्लैंड जाने वाला प्रथम जो भारतीय थे वो कौन थे, तो वो राजा राम मोहन राय ही थे आपके, है ना। राजा राम मोहन राय ही थे ब्रिटेन जाने वाले पहले भारतीय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 1830 ईस्वी में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना, है ना। और आपको बताना है सती प्रथा का अंत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। सती प्रथा का अंत कब होता है, 1829 ईस्वी में, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 6 नंबर सवाल। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए कैबिनेट मिशन भारत आता कब है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत आता है मार्च 1946 ईस्वी में, है ना। कब आता है कैबिनेट मिशन, 24 मार्च 1946 को आया था। कब आया था, 24 मार्च, डेट याद रखिएगा,
24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है और दिल्ली सबसे पहले ये आपका पहुंचता है कैबिनेट मिशन। उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे, और लेकिन अबुल कलाम आज़ाद कुछ दिन बाद ये त्यागपत्र दे देते हैं और इन जो बनते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष वो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ठीक है, कुछ दिन बाद ये त्यागपत्र आपको दे देते हैं, है ना। लेकिन जब आया था तो उस समय मतलब कि अबुल कलाम आज़ाद ही थे आपका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो ये आपका कैबिनेट मिशन आया था ये 3 सदस्यीय दल था आपका। इसमें कौन कौन था? तो 3 सदस्यीय जो दल था ये कैबिनेट मिशन, इसमें थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, और कौन थे दोस्तों? पैंथिक लॉरेंस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 3 सदस्य थे कौन कौन? तो पैंथिक लॉरेंस याद रखिएगा, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसके अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे पूछा जाता है। तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो पैंथिक लॉरेंस ही थे, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी ये बताइएगा। कैबिनेट मिशन जो था अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कब किया था? तो 16 मई, है ना, 16 मई 1946 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर, पश्चिम बंगाल में रानीगंज। जी हाँ, रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है आपका, है ना। रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए है। और रानीगंज कहाँ है ये कई बार पूछा गया है, तो ये पश्चिम बंगाल में है रानीगंज। आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। आसनसोल जो है दोस्तों, आसनसोल, तो आसनसोल जो है ये भी आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आसनसोल जो है ये भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई, बताइए बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है, बताना है। बॉम्बे हाई, तो बॉम्बे हाई जो दोस्तों ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है ना। और बॉम्बे हाई से जो पेट्रोलियम निकाला जा रहा है ये किसके सहयोग से? तो जापान के सहयोग से। ठीक है, जापान के सहयोग से 1974 से ये निकाला जा रहा है आपका। ठीक है, 1974 से निकाला जा रहा है ना। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए, है ना। झारखंड का जो जादूगोड़ा है, झारखंड का जो जादूगोड़ा है दोस्तों ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है ना। झारखंड का जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है आपका, है ना। और कोरबा, कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है बताना है। कोरबा, तो कोरबा दोस्तों आपका एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है आपका, है ना। झारखंड का जादूगोड़ा झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए है और कोरबा जो है ये एल्यूमिनियम के लिए है ना। कोरबा में बिजली संयंत्र कारखाना भी है, ये भी आपको पूछा जाता है। कोयला का और कौन कौन से कारखाना है दोस्तों, मतलब खान है, जैसे धनबाद में है, सिंहभूम में है, गिरिडीह में है ना, रानीगंज है, ये सब तो आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है, आपका ध्यान रखना है। खेतड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, खेतड़ी बताइएगा दोस्तों। खेतड़ी जो है ये कहाँ है? तो खेतड़ी है राजस्थान में, और ये किस लिए है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है आपका खेतड़ी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। प्रश्न है कि सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सदाबहार बरसाती वन कह रहा है। देखिए सदाबहार वन के बारे में मैंने ज्योग्राफी इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया हूँ कि ज्योग्राफी से तो एक भी सवाल छूटना ही नहीं चाहिए, अगर आप जो पढ़ाया वो मेरा पढ़ लेते हैं तो, है ना। 6 से लेकर के 10 क्लास तक चैप्टर वाइज दोस्तों पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, लाइन बाई लाइन वहाँ समझाया गया है। उसके अलावा चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाया गया है। ठीक है, वो सारा आपको तो मिल ही गया होगा पीडीएफ के रूप में। जिनको नहीं मिला है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उनको भी मिल जाएगा। प्रश्न है कि सदाबहार जो बरसाती वन है यहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। कितना होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है दोस्तों सदाबहार वन में, है ना। सदाबहार वर्ष वन या कहिए या फिर इसको बरसाती वन कहिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, है ना। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है टैगा वन, टैगा वन जो है ना इसको भी सदाबहार वन ही कहते हैं। टैगा वन को भी सदाबहार वन कहा जाता है, याद रखिएगा टैगा वन को सदाबहार कहते हैं। टैगा वन के जो वृक्ष होते हैं, है ना, इसकी जो पत्ती होती है वो नुकीली होती है ना। पत्ती कैसी होती है? तो इसकी पत्ती नुकीली होती है, याद रखना है। ये पर्वतों क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा आपका, है ना। और पर्वतीय वन में इसको शंकुधारी कहते हैं ना। पर्वतीय क्षेत्र में टैगा वन को क्या कहते हैं? शंकुधारी वन इसी को कहा जाता है आपका। ठीक है जी, अब कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करिए। बाजार ऋणदाता, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां, बताइए। आपका 9 का आंसर क्या होगा?
कह रहा है कि इनमें से कौन सा आंतरिक ऋण के घटक है ना, आंतरिक ऋण के घटक कौन से हैं बताना है। आंतरिक ऋण के घटक इनमें से कौन सा है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 या फिर 1, 2 और 3, 1 और 4, 1 और 2। बताइए क्या होगा, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत बाजार ऋणदाता, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां। इसमें देखिए ये तीनों हो जाएगा आपका, बाजार ऋणदाता, ट्रेजरी बिल और आपका 3 नंबर आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां आपका, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, 1, 2 और आपका 3 हो जाएगा। अगला है नरसिंह समिति का संबंध किससे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नरसिंह समिति, है ना, कई बार पूछा गया है नरसिंह समिति दोस्तों। नरसिंह समिति का जो संबंध है वो है बैंकिंग क्षेत्र से, है ना, किससे संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है नरसिंह समिति। गरीबी रेखा से कौन संबंधित है दोस्तों, तो सुरेश तेंदुलकर समिति, याद रखिएगा सुरेश तेंदुलकर समिति, ये 3-4 समितियां आपको याद रखना पड़ेगा। सुरेश तेंदुलकर, है ना, सुरेश तेंदुलकर जो समिति है ये गरीबी रेखा से संबंधित है आपको। राजा चेलैया संबंधी, ये किससे संबंधित है, तो राजा चेलैया संबंधी कर सुधार से, है ना, राजा चेलैया याद रखिएगा, राजा चेलैया समिति जो है दोस्तों ये कर सुधार से संबंधित है। और केंद्र राज्य संबंध ये किसका हो जाएगा, तो मदन मोहन पुंछी आयोग, है ना, मदन मोहन, याद रखिएगा मदन मोहन पुंछी आयोग, है ना, मदन मोहन पुंछी, ठीक है, मदन मोहन पुंछी आयोग जो है दोस्तों ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो ये समितियां आयोग जो है ये किससे संबंधित है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। 11 नंबर सवाल है कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। देखिए पशु और पौधों की जाति में विविधता कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो विविधता वैसे ही क्षेत्र में होगा जहाँ पर एक तो गर्म इलाका हो, है ना, और वहाँ पर क्या हो, हमेशा आर्द्र क्षेत्र हो, है ना, और क्या हो, वहाँ पर हमेशा वर्षा होता होगा। ठीक है, ये 3-4 फैक्टर वहाँ पर होना चाहिए। तो 3-4 फैक्टर आपको कहाँ मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, अत्यधिक प्रदूषित नदी और मरुस्थल। आंसर हो जाएगा हमारा 11 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वन, है ना, उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं, सदाबहार वन जो होते हैं, यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्मी वाला इलाका होता है, आर्द्र हमेशा वहाँ पर मौसम होता है, हमेशा वहाँ पर बारिश होते रहती है। तो यहाँ पर जो जैव विविधता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। भारत में कहाँ मिलेगा, तो साउथ में चले जाइए आपको, है ना, पश्चिमी घाट पर्वत है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उन सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा आपका, है ना। चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव विविधता सबसे अधिक किस देश में है, तो जैव विविधता सबसे अधिक जो है दोस्तों वो ब्राजील में है आपका, है ना, ब्राजील में है, जैव विविधता सबसे अधिक ब्राजील में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिए बिहार का जो क्षेत्रफल है दोस्तों ये भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है ना, 2.86% है। और देखिए 2.6% ऑप्शन नंबर ए में छूट गया है, यहाँ पर 86 कर लेना है, 2.86% ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, है ना, 2.86% है बिहार का क्षेत्रफल, है ना। और ये आपको ध्यान रखना, बिहार का जो क्षेत्रफल है दोस्तों ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितने नंबर पर है बिहार, तो ये नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 12वें नंबर पे आ जाएगा। कितने नंबर पे आएगा, क्षेत्रफल में 12वें नंबर पे आएगा, और जनसंख्या में दोस्तों तीसरे नंबर पर आएगा, है ना, जनसंख्या में अगर पूछे तो तीसरे नंबर पर, क्षेत्रफल में अगर पूछे तो 12वें नंबर पर, है ना। बिहार का भौगोलिक विस्तार आपको पता होना चाहिए, है ना, कि बिहार का भौगोलिक विस्तार कितना है। तो बिहार का भौगोलिक विस्तार है आपका कितना, 24 डिग्री, 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार, है ना। कम से कम 24 से 27 आप याद रखिएगा, ये अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री। और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री, है ना, 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार और ये हो गया देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कम से कम डिग्री वाला आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन में छट जाएगा, है ना। तो 24 से 27 और 83 से 88, 83 से 88 हो जाएगा, 83 से 88 डिग्री के बीच में, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार जो है
है ना। बिहार भारत के किधर है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको बिहार मिलेगा। बिहार की आकृति कैसी है, तो बिहार की आकृति दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, यानी कि चतुष्कोणीय मिलेगा, है ना, या फिर चतुर्भुज की आकृति का कह सकते हैं बिहार की जो आकृति है ना। और ये क्षेत्रफल में कितने नंबर पर है, मैंने बता दिया 12वें नंबर पर है। और जनसंख्या में कितने नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार की लंबाई चौड़ाई दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लिया कि ये है आपका बिहार, तो उत्तर से दक्षिण इसकी कितनी लंबाई है ना, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण अगर पूछे तो 3 4 5, है ना। उत्तर से दक्षिण पूछे तो 3 4 5, और पूरब से पश्चिम पूछे तो कितना हो जाएगा 4 8 3, है ना। 483 पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 3 4 5। ठीक है जी, याद हो गया, नहीं याद हुआ ये एक बार और पढ़ लीजिएगा। उत्तर से दक्षिण 345 और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। किलोमीटर में है ना, किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक सवाल और याद रखना है, ये जो बिहार है आपका, बिहार जो है दोस्तों ये समुद्र से कितनी दूरी पर है, तो समुद्र से बिहार, समुद्र कहाँ मिलेगा इसको, तो समुद्र मिलेगा कहाँ पर ही, तो पश्चिम बंगाल सटा हुआ है आपका, बंगाल की खाड़ी समुद्र से, है ना। तो 200 किलोमीटर आपका ये दूर है समुद्र से बिहार, ये आपको ध्यान रखना है। और समुद्र तल से, है ना, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है 173 मीटर है ना। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है, 173 मीटर है ना। चलिए जी, अगला प्रश्न चलते हैं आपका 13 नंबर। तो बहुत सारा सवाल यहाँ पर आपको डिस्कशन करवा दिया गया। आप याद रखिएगा, जितने सारे सवाल आपको बताए जा रहे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको जरूर लड़ेगा, है ना। और ये कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है। ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा कहाँ होती है ना, ये आपको बताना है। प्रश्न है कि कोरोमंडल तट, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, या फिर मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्र, या हिमालय, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। देखिए कह रहा है कि ग्रीष्म मानसून, जैसे कि अभी जो मानसून आने वाला है यही तो ग्रीष्म मानसून है। और ग्रीष्म मानसून में दोस्तों जब सबसे ज़्यादा बारिश होता है वो उत्तर पूर्वी पहाड़ी में होता है। और उत्तर पूर्वी पहाड़ी में वो भी कहाँ पे, तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी जो है राज्य, कौन सा राज्य, तो वो राज्य दोस्तों आपको पता होगा मेघालय, है ना। वो राज्य आपको पता होगा मेघालय। और मेघालय में ही दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है मासिनराम में, आपको पता होगा, है ना। मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है ना। ध्यान रखिएगा ये कहाँ है, मासिनराम में है। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर बी हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोस्तों गर्मियों के दिनों में अभी देखिए, और अप्रैल मई में, है ना, अप्रैल मई में जो आपका चक्रवातीय जो वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको आपका पश्चिम बंगाल और असम में उसको क्या कहते हैं, तो भारत का नार्वेस्टर कहते हैं। कई बार पूछा गया है ना, कि जो चक्रवातीय हवाओं के द्वारा जो अप्रैल मई में जो हल्का फल्का बारिश हो जाती है शाम के समय, उसको क्या कहते हैं, काल वैशाखी, है ना। इसी को काल वैशाखी भी कहा जाता है। और इसी हवा को दोस्तों नार्वेस्टर भी कहते हैं, है ना। भारत का नार्वेस्टर भी इसी को कहते हैं, काल वैशाखी भी इसी को कहते हैं। कर्नाटक में ये हवाएं चलती है ना, ये जो हवाएं चलती है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में इसको क्या कहते हैं, चेरी ब्लॉसम। क्या कहते हैं कर्नाटक में, चेरी ब्लॉसम कहते हैं दोस्तों। कर्नाटक में इसको याद रखना है, चेरी ब्लॉसम, ठीक है। दक्षिण भारत में इसको क्या कहते हैं, आम्र वर्षा। कर्नाटक में भी कह सकते हैं आम्र वर्षा, है ना, क्योंकि वहां पर आमों में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु में वर्षा कब होती है, बताना है। तमिलनाडु, जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में जो बारिश होती है, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, तो तमिलनाडु का ये तट है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं तमिलनाडु के तट को। और तमिलनाडु के तट पर जो बारिश होती है ये होती है जाड़े के दिनों में, ठीक है, याद रखना है। नवंबर दिसंबर में यहाँ पर बारिश होती है लौटते हुए मानसून से, है ना। और उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पर बारिश होती है, बंगाल की खाड़ी से नमी ले लेती है, पूर्वी घाट पर्वत से टकराती है और ये कोरोमंडल तट पर बारिश करती है, आपको जाड़े के दिनों में याद रखना है, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना, देखिए नागार्जुन ही आपको लग रहा है, नाग अर्जुन, तो अर्जुन किससे संबंधित होगा, कृष्ण से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर नागार्जुन कृष्णा नदी पर आपका स्थित है दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर बहुत सारा परियोजना अभी बताने वाला हूँ, आप ध्यान से नोट कर लेना है, सुनते चलना है आपको, है ना। जैसे कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये
किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में आपको नागार्जुन सागर परियोजना है। ये राज्य भी आपको ध्यान रखना है। नदी हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। एक आपको याद रखना है जायकवाड़ी परियोजना, है ना, एक है आपका जायकवाड़ी, है ना, जायकवाड़ी परियोजना। बताइए दोस्तों कि जायकवाड़ी जो परियोजना है ये किस नदी पर है? तो ये है गोदावरी नदी पर। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर हो जाएगा जायकवाड़ी परियोजना। और एक है आपका पोचमपाद, है ना, पोचमपाद परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो ये भी गोदावरी नदी पर है। और ये दोस्तों जायकवाड़ी जो है ये है कहाँ? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ये महाराष्ट्र में है। पोचमपाद कहाँ है? तो ये है आपको कर्नाटक में। ठीक है, और दोनों किस नदी पर है? तो दोनों है आपको गोदावरी नदी पर ही है दोनों, जायकवाड़ी और पोचमपाद है। एक आपको सवाल बताइए उकाऊ परियोजना, है ना, उकाई परियोजना जो है, उकाई परियोजना दोस्तों ये किस नदी पर है? तो ये ताप्ती नदी पर है। ठीक है, ये है कहाँ उकाई परियोजना? तो गुजरात में है, याद रखिएगा। हीराकुंड परियोजना जो है, हीराकुंड, हाँ ना, आपको मजा पता होगा हीराकुंड, है ना, तो हीराकुंड जो परियोजना है ये है दोस्तों आपको कहाँ? तो उड़ीसा में है। और ये दुनिया की सबसे लंबी परियोजना है हीराकुंड परियोजना। ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। एक आपको बताना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है? पंजाब में है, सतलज नदी पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी पर? सतलज नदी पर। नाथपा झाकड़ी परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। किस नदी पर? सतलज नदी पर। सरहिंद नहर परियोजना कहाँ है? हरियाणा में। किस नदी पर? सतलज नदी पर। तो सतलज नदी पर दोस्तों जितने भी परियोजना है आपको याद रखना है, जैसे कि भाखड़ा नांगल, इंदिरा गांधी नहर, नाथपा झाकड़ी और आपका सरहिंद परियोजना। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। भाखड़ा नांगल तो कई बार आया है। इंदिरा गांधी नहर जो है ना, ये पूछा जाता है कि कहाँ से पानी लेता है ये, तो ये सतलज नदी से लेता है ना। ये सारे चीज़ आपको पूछे जाते हैं। कुछ और परियोजना जैसे कि है काकड़ा पारा, तो काकड़ा पारा जो परियोजना है ये गुजरात में है। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश, बेतवा नदी। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश, बेतवा नदी। इडुक्की परियोजना, है ना, कई बार आया है दोस्तों इडुक्की परियोजना। बताइए इडुक्की परियोजना कहाँ है? तो इडुक्की परियोजना हो जाएगा आपको केरल में। किस नदी पर? केरल में पेरियार नदी है ना, केरल में कौन सी नदी? पेरियार नदी पर है ना। तो ये सारे चीज आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं हम, प्रश्न नंबर है 15 नंबर। प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा क्या है? भारत में जनसंख्या का घनत्व का परिभाषा क्या होता है? मैंने कई बार बताया हूं कि एक वर्ग किलोमीटर में, है ना, एक वर्ग किलोमीटर में जितनी लोग निवास करते हैं उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना। एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उसी ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व अभी कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों ये अभी कितना है जी? तो आपका हो जाएगा कितना? 382 हो जाएगा भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 1106 व्यक्ति, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है राज्यों में बिहार का आपका। ठीक है ना। चलिए, और अगर पूछा जाए दोस्तों कि पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, है ना, 1872 में पहली जनगणना। लेकिन अगर पूछा जाए कि नियमित जनगणना, है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना जो हुई थी ये कब हुई थी? 1881 से शुरुआत हुआ था और तभी से 10 साल के अंतराल पर यह जनगणना चल रही है। और किसने किया था 1881 में? तो लॉर्ड रिपन। किसने किया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था 1881 में पहली बार जनगणना। एक सवाल पूछा जाता है कि जो 1881 में जनगणना हुआ था इसके आयुक्त कौन थे? बताइए। 1881 में जो जनगणना हुआ था इसके आयुक्त थे WC फाउंडेन, है ना, WC प्लाउडेन, हाँ प्लाउडेन थे, है ना, WC प्लाउडेन थे इसके आयुक्त। अगला सवाल चलते हैं आपका 16 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? बताइए सबसे पहले कौन सी घटना घटी? लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध या इल्बर्ट बिल विवाद? तो सबसे पहले जो हुई थी वो कौन हुई थी? तो ये कब कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार कब हुआ था? बताइए। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार होता है दोस्तों 1 जनवरी, है ना, 1877 ईस्वी। ठीक है, 1 जनवरी 1877। अगला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1800
55-56 में होता है संथाल विद्रोह। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब होता है दोस्तों? तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध होता है 1845-46 में, 1845-46 में होता है। इल्बर्ट बिल विवाद कब होता है? तो इल्बर्ट बिल विवाद होता है 1884 में, ठीक है, 1884 में होता है। अब आप देख लीजिए कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहले हुई थी दोस्तों आपका 1845-46 वाला, 1845-46 में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, है ना। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध आपका सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, है ना, क्योंकि सिख युद्ध हुआ था 45-46 में। और ये सारे आपको पूछा जाता है। दिल्ली दरबार लगा था लॉर्ड लिट्टन के समय में, तो 77 में। संथाल विद्रोह तो कई बार आ चुका है आपका, है ना, झारखंड में हुआ था आपका 1855-56 में दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इल्बर्ट बिल जो विवाद हुआ था ये 1854 में हुआ था आपका, ठीक है ना। चलिए, इल्बर्ट बिल विवाद जो वही विवाद है जिसके कारण लॉर्ड रिपन क्या किए थे? तो त्यागपत्र दे दिए थे आपके। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर के, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? बताइए। उष्ण, देखिए सबसे बड़ा कह रहा है उष्ण मरुस्थल, तो सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा जो उष्ण मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल है कहाँ दोस्तों? तो उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका महादेश में, है ना, उत्तरी अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका महादेश को क्या कहते हैं? काला महादेश भी, है ना, काला देश भी कहते हैं, अंध महादेश भी कहा जाता है अफ्रीका को आपका। ये जो सहारा मरुस्थल है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 84 लाख। बताइए दोस्तों, 84 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। बताइए, ये भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 भारत का है। भारत के क्षेत्रफल से देखिए कितना गुना ज़्यादा है, लगभग 2.5 से 3 गुना ये ज़्यादा है आपका, है ना। इतना बड़ा है आपका दोस्तों सहारा का मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बताइए तो कालाहारी, तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ होगा? बताना है कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, है ना। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है आपका कालाहारी मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है ना। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, मतलब कि सबसे ज़्यादा सूखा मरुस्थल, है ना। सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो सबसे शुष्क जो मरुस्थल है वो है आपका अटाकामा मरुस्थल, है ना। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा आखिर है कहाँ? तो ये है आपको दक्षिण अमेरिका में, है ना। ये दक्षिण अमेरिका में है, महादेश में, और ये पड़ता है आपको चिली में, ठीक है। ये आपका चिली में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है जी? चिली में है आपका, है ना। चिली दक्षिण अमेरिका में है। अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल है, ये ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल, तो सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है आपका थार का मरुस्थल, जो भारत में है थार का मरुस्थल। तो यहाँ तो जनसंख्या तो है ज़्यादा है ही, है ना। तो यहाँ आबादी वाला सबसे ज़्यादा जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है, और जनसंख्या घनत्व में भी सबसे ज़्यादा आपका थार का मरुस्थल ही है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करता है? तो वो हो जाएगा थार वाला, है ना जी। चलिए जी, अगला प्रश्न है आपका। थार का मरुस्थल भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है ना। इसका जो है फैलाव पाकिस्तान में भी है आपका। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखिए लखनऊ से कौन किया था नेतृत्व, है ना। तो लखनऊ से, कानपुर से, झांसी से, आपका आरा से, दिल्ली से कौन किया था? बार बार पूछा जाता है। मैं सभी चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर अभी कर दूंगा। जैसे कि 1857 की क्रांति होती है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा जाता है। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से जो पुस्तकें लिखी थी वो बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई थी, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। कुंवर सिंह कहाँ से थे दोस्तों? तो ये बिहार के आरा से थे, याद रखिएगा। लखनऊ से कौन था? तो हजरत महल, है ना। लखनऊ से कौन थे? तो बेगम हजरत महल, है ना। इनका पूरा नाम क्या है? बेगम हजरत महल। ये आपके लखनऊ से आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर आपका, ठीक है जी। 1857 का बेगम हजरत महल जो थी दोस्तों, ये बाद में नेपाल भाग जाती है ना। बेगम हजरत महल बाद में नेपाल भाग गई थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तात्या टोपे, है ना, तात्या टोपे जो थे ये कहाँ से थे? तो ये लक्ष्मीबाई के गुरु थे। तात्या टोपे कौन थे? लक्ष्मीबाई के गुरु थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे दोस्तों? तो वीर कुंवर सिंह थे आपके कहाँ से? आरा जगदीशपुर से थे आपका वीर कुंवर सिंह लड़े थे, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ी थी? तो लक्ष्मीबाई 1857 क्रांति में झांसी से लड़ी थी, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और
इसमें बहुत सारा चीज़ है दोस्तों, जैसे कि कानपुर से कौन लड़े थे, है ना, कानपुर से मैंने आपको नहीं बताया ना, तो कानपुर से थे नाना साहेब और तात्या टोपे, है ना, कानपुर से थे आपके, कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे थे आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है 1857 का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी इसका प्रतीक चिन्ह बताइए, है ना, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, है ना, प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कलम और रोटी, है ना, क्या था प्रतीक चिन्ह, कलम और रोटी, याद रखिएगा, है ना, कलम और रोटी, रोटी के जगह पर दोस्तों आपको चपाती भी दे सकता है ना, तो कलम और चपाती या फिर कलम और रोटी हो जाएगा आपका। 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे बताइए तो, 1857 के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो थे पामस्टन, है ना, कौन थे, पामस्टन थे, याद रखिएगा, है ना, पामस्टन थे दोस्तों उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय आपका। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था। पंचमहल दोस्तों किसने निर्माण किया है, तो अकबर ने किया था, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो खंभा के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है ये आपको बताना है। देखिए, तो अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो करता है ये फतेहपुर सिकरी में करता है, कहाँ करता है, फतेहपुर सिकरी में करवाया था, और ये खंभों के लिए विख्यात है, ये आपको पूछा जाता है ना, खंभों के लिए विख्यात है। ये अकबर जो था ये फतेहपुर सिकरी को राजधानी कब बनाता है, तो 1571 ईस्वी में, है ना, फतेहपुर सिकरी को, है ना, फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाता है दोस्तों 1571 को, याद रखना है। क्यों बनाया था फतेहपुर को राजधानी, तो क्योंकि जो शेख सलीम चिश्ती थे, है ना, शेख सूफी जो थे शेख सलीम चिश्ती, इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर का एक पुत्र हुआ था, और पुत्र का क्या नाम था, सलीम, है ना, पुत्र का क्या नाम था, सलीम, है ना, जो जहांगीर था आपका, है ना, इसी का पुत्र था ना जहांगीर, तो इसी का जो पुत्र था बचपन में इसको सलीम नाम था, और इसी के आशीर्वाद से जन्म हुआ था, इसीलिए इन्होंने फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था 1571 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद अकबर ने दोस्तों 1585 ईस्वी में, है ना, 1585 में अपनी राजधानी है वो लाहौर को बनाता है, अपनी राजधानी को लाहौर में बनाता है 1585 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 नंबर, प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ किया था। देखिए, सारे चीज़ यहाँ पर आपको दे दिया है, यानी कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, सहजानंद सरस्वती, कब किए थे, तो 1875 में किए थे, कहाँ किए थे, तो मुंबई में किए थे, है ना, कहाँ किए थे, तो मुंबई में किए थे, किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, कब किए थे, तो 1875 में किए थे, ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, आर्य समाज जो है दोस्तों इसके 10 प्रमुख सिद्धांत है। आर्य समाज जो था ना ये स्त्री शिक्षा जो इसको महत्व देता था आपका, ठीक है, और आर्य समाज वेद को सबसे अधिक महत्व देता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज सबसे ज़्यादा महत्व किसको देता है, तो वेद को, है ना। और अभी जो आपके बच्चे जो पढ़ते हैं डीएवी स्कूल में, है ना, बहुत सारे आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे डीएवी स्कूल में, तो डीएवी जो आपका स्कूल है दोस्तों ये आर्य समाज के द्वारा ही शुरू किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं ना डीएवी स्कूल में, तो ये शुरुआत हुआ था आर्य समाज के द्वारा ही। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, 21 सवाल है दोस्तों कि आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन में किया गया था। आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन, देखिए, तो आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन हुआ था सरदार नित्यानंद सिंह, सरदार नित्यानंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ से क्लियर जवाब, ठीक है, नित्यानंद सिंह के द्वारा। चलिए, तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, कह रहा है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो बिहार का जो पहला दैनिक हिंदी अखबार जो था दोस्तों बिहार बंधु था, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार बंधु जो प्रकाशित हुआ था ये कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था, 1872 में हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा 1872 में। बिहार बंधु को शुरू किसने किया था, तो केशव राम भट्ट, किसने शुरू किया था, केशव राम भट्ट के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों बिहार बंधु को आपका, ठीक है, केशव राम भट्ट के द्वारा शुरू किया गया था। बिहार बंधु जो है ये बिहार राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र 1872 में कहाँ से निकला था, अगर ये पूछ लिया जाए तो बिहार शरीफ से निकला था, ठीक है, बिहार शरीफ से निकला था आपका ये समाचार पत्र। और ये कैसा था, तो दैनिक कहीं देखिए दैनिक लिख देता है, कहीं साप्ताहिक लिखता है दोस्तों, है ना, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, कई बार हम देखें दैनिक लिख देता है, कहीं साप्ताहिक लिख देता है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है, और हम चलते हैं। हाँ, भारत में एक क्वेश्चन पूछा जाता है
जेम्स हिक्की वाला, है ना, कि भारत में समाचार पत्रों के जनक किसको कहते हैं? बताइए, भारत में समाचार पत्रों के जनक किसे कहा जाता है ना? तो भारत में समाचार पत्र के जो जनक हैं वो कौन है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो भारत में जो समाचार पत्र के जनक हैं वो कौन है? तो समाचार पत्र के जनक हो जाएंगे आपके जेम्स हिक्की, है ना। कौन हो जाएंगे? जेम्स हिक्की, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न। और हिक्की द्वारा निकाला गया जो समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट, है ना। वो कौन सा समाचार पत्र था? बंगाल गजट था आपका समाचार पत्र, जो जेम्स हिक्की के द्वारा निकाला गया था। और ये कब निकाला गया था? तो 1780 में दोस्तों निकाला गया था। कहाँ से? तो कोलकाता से आपका, ठीक है, कलकत्ता से आपका निकला था समाचार पत्र बंगाल गजट। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर है आपका 23 नंबर। प्रश्न है कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? बताइए, जेमू ग्लेशियर। देखिए, जेमू ग्लेशियर, आप जेमू देख करके जम्मू कश्मीर मत मार दीजिएगा, है ना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जेमू जेमू जेमू, जे से लगता है जम्मू कश्मीर होगा। भाई साहब, आप तो लुटिया डुबा दीजिएगा, है ना। बिल्कुल गलत जवाब है जेमू ग्लेशियर, जेमू जम्मू कश्मीर, है ना। जेमू कहाँ है जी? तो जेमू है सिक्किम में, है ना। जेमू कहाँ है? सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में, याद रखिएगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर से जेमू ग्लेशियर संबंध है दोस्तों, है ना। कंचनजंगा के बारे में आपको बताया हूँ कई बार। तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कंचनजंगा है। कई बार सवाल आया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो K2 हो जाएगा, है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा होगा आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना जी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, है ना। अगला प्रश्न हम आपको चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 24 नंबर। बिहार में जल मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिहार में जो जल मंदिर है ये आखिर कहाँ स्थित है? बताइए। देखिए, बिहार में जो जल मंदिर है ना ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। और ये जल मंदिर आपको मिलेगा पावापुरी में। कहाँ मिलेगा? पावापुरी में मिलेगा। पावापुरी में ही दोस्तों जैन धर्म के जो आपके 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका निर्वाण प्राप्त हुआ था यहीं पर, यानी कि यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो जल मंदिर आपको मिलेगा पावापुरी में, है ना। चलिए, महावीर का जन्म कब होता है बताइए तो, है ना। भगवान महावीर का जन्म जो होता है वो 540 BC में होता है, यानी कि ईस्वी पूर्व में होता है इनका जन्म। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो 468 BC में, है ना। तो जन्म और मृत्यु भी याद रखिएगा। जन्म आखिर हुआ कहाँ था दोस्तों? ये हुआ था आपका कहाँ? कुंड ग्राम वैशाली में, है ना। कुंड ग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो पावापुरी में, है ना। पावापुरी में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो नालंदा के होंगे, है ना। तो ये पावापुरी में है ना जी। चलिए, पावापुरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खाजा के लिए, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म जो थे वो अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें थे। अगला है आपका 25 नंबर की व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है बताइए। व्हीलर द्वीप जो है ना ये पड़ता है आपको उड़ीसा में जी। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये बंगाल की खाड़ी में है थोड़ा सा आपका, है ना। और उड़ीसा राज्य के अंतर्गत ही आता है। इसका जो नया नाम है वो है आपका अबुल कलाम द्वीप। क्या नाम है इसका? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम है आपका अबुल कलाम द्वीप। और इसका नाम जो बदला गया था वो कब नाम बदला गया था? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया था 2 सितंबर, है ना। 2 सितंबर 2015 को इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अबुल कलाम द्वीप इसका नाम कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये पूछा गया सवाल है आपका, है ना। ये द्वीप जो है दोस्तों आपका लगभग 10 किलोमीटर अंदर है पूर्वी घाट से आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 26 नंबर। प्रश्न है कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए, 2 प्रकार के शासन होता है, एक तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली, एक होता है संसदीय शासन प्रणाली, है ना। तो एक संसदीय जो शासन प्रणाली होता है दोस्तों, भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो आपकी संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि कार्यपालिका कह रहा है कि अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली आखिर लिया कहाँ गया से है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन से लिया गया है। और संघीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था लिया गया है आपको कनाडा से, ठीक है। संघीय व्यवस्था लिया गया है आपको कनाडा से लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए। प्रस्तावना से आपको फिक्स है कि 1 से 2 सवाल आपको रहेगा ही रहेगा, तो 100% रहेगा, लिख लीजिए, है ना। तो प्रस्तावना को मात्र 1 बार संशोधन हुआ है। और कब हुआ है संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में आपका दोस्तों,
है ना। 42वें संविधान संशोधन होता है 1976 में, और उसी समय प्रस्तावना में संशोधित किया जाता है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? समाजवाद, याद रखिएगा, समाजवाद, है ना, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, है ना, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता, याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष और आपका था अखंडता। दोस्तों ये था आपका जोड़ा गया था आपको किसमें? प्रस्तावना में। आपका ये पूछा जाता है आपका सवाल कई बार। जो 42वें संविधान संशोधन है इसी को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मिनी संविधान यानी कि छोटा संविधान इसको कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन आपका हुआ था। अगला है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? देखिए राज्यसभा के बारे में मैंने कई बार बता चुका हूं कि जो राज्यसभा है ये कैसा सदन है? तो उच्च सदन है ना। ये कैसा है? इसको कहते हैं उच्च सदन। और ये कभी भी दोस्तों भंग नहीं होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, याद रखिएगा। इसके जो 2/3 सदस्य है ना, इसके 2/3 जो सदस्य है प्रत्येक 2 वर्ष पर निर्वाचित होते हैं, पदमुक्त होते हैं और निर्वाचित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि वो कौन सा अधिकार है जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो केवल राज्यसभा को जो प्राप्त है दोस्तों वो हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, कह रहा है निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? कौन सा उपाय कह रहा है दोस्तों, कौन सा उपाय, इकोनॉमिक्स का सवाल है, वो कौन सा उपाय है जो भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो कौन सा सक्षम नहीं होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ाना, रुपये का अवमूल्यन, आयातों पर अधिक कर लगाना, अधिक निर्यात ऊपर अधिक कर लगाना, निर्यात ऊपर अधिक कर लगाना। अब देखिए कह रहा है कि कौन सा दोस्तों यहाँ पर सक्षम नहीं है। तो अगर आप निर्यात पर अधिक टैक्स लगा दीजिएगा, निर्यात पर अगर आप अधिक कर लगा दीजिएगा तो भारतीय संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं होगा। आंसर नंबर हो जाएगा हमारा डी नंबर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगर आप निर्यात पे अधिक कर लगाइएगा तो विदेशी निर्यात क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, आपसे कोई सामान नहीं खरीदेगा। खरीदेगा जी? टैक्स ज़्यादा ले लीजिएगा तो कोई खरीदेगा सामान? नहीं। महंगा सामान हो जाएगा तो कोई नहीं खरीदेगा, है कि नहीं? आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? देखिए हड़प्पा आ गया, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने हुआ था? है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खोज होती है वो हड़प्पा की ही होती है। हड़प्पा जो है दोस्तों वो रावी नदी के तट पर है। किस नदी के? रावी नदी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। और ये है कहाँ? तो ये दोस्तों है पंजाब, पाकिस्तान में, है ना। पंजाब देखिए इंडिया में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो पंजाब का जो पाकिस्तान है वही है दोस्तों आपका मोंटगोमरी जिला, है ना। पंजाब के मोंटगोमरी जिला में है आपका, याद रखना है, ये आपका हड़प्पा सभ्यता वही था आपका, और रावी नदी के ये तट पर है दोस्तों आपका। ठीक है, हड़प्पा की खोज जो किया गया था ये 1921 ईस्वी में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा ये खोज आपका किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों ये आपका खोज हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 ईस्वी। अगला है आपका 31 नंबर कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको मिलना है तो आपको जाइए राजस्थान, है ना। राजस्थान में आपको मिल जाएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये माउंट आबू पर है ना। ये माउंट आबू पर है। माउंट आबू दोस्तों ये अरावली पर्वत का ही भाग है, उसी पर दोस्तों ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको बनाया गया है। और ये किस चीज़ से बना है? तो सफ़ेद संगमरमर से बना है ना। सफ़ेद मार्बल से आपका ये बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनाया था दोस्तों? तो चालुक्य वंश के द्वारा ये बनाया गया था आपका। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यपगत सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? तो व्यपगत सिद्धांत का जो पालन नहीं किया गया था हड़पने के लिए, तो वो था आपका पंजाब।
वो कौन सा राज्य हो जाएगा, वो पंजाब राज्य हो जाएगा, है ना। व्यक्तिगत सिद्धांत, है ना, पंजाब में प्रयोग नहीं किया गया था। हड़प नीति को किसने लागू किया था दोस्तों, तो डलहौजी के द्वारा। ये आपको पता होगा कि हड़प नीति किसने लागू किया था जी, तो डलहौजी। वो कौन थे, तो वो थे आपके डलहौजी थे, हड़प नीति वाला। सबसे पहले कह रहा है कि डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले 1848 में सतारा को किया था, फिर 1849 में जौनपुर और संभलपुर को, 1850 में बघाट को, 52 में उदयपुर को, 53 में झांसी को, 54 में नागपुर पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित किया गया था दोस्तों, है ना जी, डलहौजी के द्वारा। चलिए, अवध को क्या कहा जाता था, तो अवध को कहा जाता था, डलहौजी क्या कहे थे, दुधारू गाय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डलहौजी के द्वारा, है ना, डलहौजी के द्वारा दोस्तों अवध को क्या कहा गया था, तो अवध को कहा गया था दुधारू गाय, है ना, दुधारू गाय कहा गया था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 33 नंबर कि भारतीय बजट प्रणाली का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय जो बजट है ना, बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी हमारे संविधान में नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है, ठीक है। तो भारतीय बजट के जो जनक माने जाते हैं बजट प्रणाली के, वो थे आपके दोस्तों जेम्स विल्सन। कौन थे, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट प्रणाली का जनक माना जाता है, ठीक है जी, ध्यान रखना है। संविधान में बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 34 नंबर। प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। अगर आप जाते हैं कहाँ, मानसरोवर, है ना, बहुत सारे लोग मानसरोवर जाते हैं, है ना, और यात्रा पर जाते हैं तो आपको तिब्बत में प्रवेश करने के लिए कौन सा दर्रा पार करना पड़ेगा, ये सवाल है आपका। तो दर्रा पार करना पड़ेगा दोस्तों आपको, कौन सा दर्रा, तो वो हो जाएगा नाथुला दर्रा, है ना। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में है। कहाँ है नाथुला दर्रा, तो ये हो जाएगा सिक्किम में है। नाथुला और जैलेपला, एक और दर्रा है दोस्तों जैलेपला, और जैलेपला कहाँ है दोस्तों, तो ये भी आपका सिक्किम में है। नाथुला और जैलेपला दोनों सिक्किम में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और यही दर्रा आपको पार करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, संविधान की आत्मा किसे कहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए संविधान की आत्मा कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32 में है, और इसको अंबेडकर ने क्या कहे हैं, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। मौलिक अधिकार भाग कितने में है, तो मौलिक अधिकार हो जाएगा भाग 3 में। अनुच्छेद कितने में, तो 12 से लेकर के 35 में। कहाँ से लिया गया, तो USA से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अभी कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितना था, 7 था। आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, है ना, 44वें संविधान संशोधन के तहत, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका, अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। 36 है कि निम्न में से कौन सा समूह बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों को व्यक्त करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बिहार में जो न्यूनतम साक्षरता दर है उसको कौन सा जिला व्यक्त कर रहा है, ये आपको बताना है। न्यूनतम साक्षरता दर, देखिए बिहार में जो सबसे कम साक्षरता दर है ना, वो है आपका पूर्णिया में, ठीक है। सबसे कम जो साक्षरता दर है वो है दोस्तों आपका पूर्णिया, और पूर्णिया के बाद हो जाएगा आपका सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद कटिहार, कटिहार के बाद मधेपुरा, मधेपुरा के बाद सहरसा आपका, ठीक है। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर। पूर्णिया में मात्र कितनी प्रतिशत साक्षरता दर है, तो 51.08% पूर्णिया में साक्षरता दर है आपका, ठीक है, पूर्णिया में। सीतामढ़ी में कितना है दोस्तों, तो सीतामढ़ी में आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, सीतामढ़ी में हो जाएगा आपका 52.05 आपका परसेंट हो जाएगा सीतामढ़ी में, ठीक है। और दोस्तों आपका कटिहार में कितना है, तो कटिहार में हो जाएगा आपका, कटिहार में है 52.24% हो जाएगा ये कटिहार में। और आपका मधेपुरा में कितना हो जाएगा, तो मधेपुरा में आप नोट कर सकते हैं कि 52.25% है आपका, ठीक है, 52.25। और लास्ट है एक सहरसा, तो सहरसा में कितना है दोस्तों, 53
51.20% है आपका, ठीक है। तो ये है आपके सबसे कम हो जाएगा 51 पॉइंट पूर्णिया में, उसके बाद है सीतामढ़ी, फिर है कटिहार, फिर मधेपुरा, फिर सहरसा है आपका, ठीक है। ये साक्षरता दर है आपका 2011 के अनुसार, और अभी नया डाटा नहीं है, तब तक आपको यही याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। इससे संबंधित आपके जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। देखिए, भारतीय संविधान बनता है तो इसमें दोस्तों 8 अनुसूची है भारतीय संविधान में। 8वीं अनुसूची, टोटल पहले 8 अनुसूची था, वर्तमान में है आपका 12 अनुसूची। और 12वां अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची है ना, इसमें भाषा का वर्णन किया गया है। और जब संविधान बना था उसमें कितने भाषा था, तो 14 भाषा था। वर्तमान में कितना भाषा है, तो वर्तमान में आपका 22 भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22 भाषा हो जाएगा, है ना। पहले था आपका 14 भाषा, तो सबसे पहले जुड़ा आपका 1 भाषा, फिर जुड़ा आपका 3 भाषा, और फिर जुड़ा आपका 4 भाषा, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका 22 भाषा हो गया। इस प्रकार से आपका बढ़ा था। सबसे पहले जो पहला जो जुड़ा था दोस्तों, ये जुड़ा था दोस्तों कब, तो ये जुड़ा था आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो 21वां संविधान संशोधन होता है आपका 1967 ईस्वी में। और सबसे पहले जो जोड़ा गया था वो आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। सबसे पहले आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। दूसरा नंबर पे 3 भाषा को जोड़ा गया था। ये 3 भाषा कब जोड़ा गया, तो 71वें संविधान संशोधन होता है। कब होता है, तो 1992 में होता है आपका 71वें संविधान संशोधन। और कौन कौन भाषा जोड़ा गया था, तो इसमें जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, है ना। नेपाली, ठीक है, याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी और आपका कोंकणी। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद जो ये 4 भाषा जोड़ा गया था, है ना, ये 4 भाषा कब जोड़ा गया दोस्तों, तो संविधान संशोधन होता है 92, है ना, 92वां संविधान संशोधन होता है। और ये कब हुआ था, 92वां संविधान संशोधन, तो ये होता है दोस्तों आपको 2002-3 में, है ना। 2002-3 में होता है 92वां संविधान संशोधन। और इसमें 4 भाषा जोड़ा जाता है, मैथिली, बोडो, डोगरी और आपका संथाली, है ना। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली 4 भाषा इसमें जोड़ा जाता है। तो अभी टोटल कितने भाषा हैं, वर्तमान में आपके 22 भाषा हैं वर्तमान में, ठीक है जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्य किसमें है, मौलिक कर्तव्य, आपसे एक सवाल है आपका, है ना, आपसे एक प्रश्न है कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान में कितने थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सवाल का जवाब मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना, 51 के ए में। ये भाग किस में है, तो भाग 4 के ए में है, ठीक है। भाग कितने में है, तो भाग 4 के ए में है। इसको जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था दोस्तों, ये किस समिति की अनुशंसा पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह, है ना, याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पर, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पर इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था, है ना। जब ये जोड़ा गया था तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, है ना, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, इसको कब जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में, है ना। और 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये चीज़ इसमें जोड़ा गया था। और इसी को अनुच्छेद 21 के ए में भी आपका यही चीज़ जोड़ा गया था आपका, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो इतने सारे चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे, एक भी नहीं थे। बहुत सारे लोग ने गलत भी जवाब दिया है। क्या भाई साहब, मैंने कितना बार बताया हूं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, स्पूर, SPUR, बिहार में एक योजना है दोस्तों SPUR। SPUR का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए, किनको पता है। बिहार में SPUR स्पूर परियोजना का संबंध किससे है, तो नगर निगम वित्त से आपका इसका संबंध है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, स्पूर का आपका फुल फॉर्म जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोर्ट, है ना, SUPPORT, ठीक है, सपोर्ट प्रोग्राम, PROGRAME, ठीक है, प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म,
ठीक है, ये आप यहाँ से नोट कर लेना है ना। सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म इसका फुल फॉर्म है SPUR का, याद रखिएगा। और ये किससे संबंधित है, तो नगर निगम वित्त से आपका ये संबंधित है आपका, और ये बिहार सरकार का है ना, ये बिहार सरकार के अधीन कार्य करेगा। अगला प्रश्न है आपका 39 हो गया, 40 नंबर सवाल। प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था। मुगल साम्राज्य में देखते नील का उत्पादन होता था, और नील उत्पादन का सबसे जो प्रसिद्ध क्षेत्र था वो था आपका कौन सा, बयाना। वो क्षेत्र था दोस्तों आपका बयाना। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। बयाना आखिर है कहाँ था, तो ये था दोस्तों आगरा के समीप, है ना, ये आगरा के समीप था आपका। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, बताइए। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बाजरा का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है ना, ये घोषित किया गया था दोस्तों आपका 2023 को, ठीक है, 2023 को घोषित किया गया है बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, भारत को बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया है, इसीलिए बाजरा का आपका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2023 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है, तो भारत में पहली कह रहा है अंडर वाटर मेट्रो जो है ये कहाँ निर्माणाधीन है, अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है कोलकाता में निर्माणाधीन है दोस्तों, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 2023 में आपको स्टार्ट होने वाला है ना, 2023 में आपका ये चालू होने वाला है। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या थी। विश्व कैंसर दिवस 2023 की जो थीम थी, क्योर द केयर गैप, क्योर द केयर गैप, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्योर द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, नोट कर लीजिएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 है कि केंद्रीय बजट आपका 23-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है। देखिए केंद्रीय बजट जो 23-24 है इसमें 7 प्राथमिकताएं इस बार प्रस्तुत की गई है, जिसको सप्तर्षि कहा जाता है। इसमें क्या शामिल नहीं है, तो इसमें हेल्थ सेक्टर को शामिल नहीं किया गया है ना, इसमें हेल्थ केयर सेक्टर को शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। हमारे वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन, है ना, याद रखिएगा हमारे वित्त मंत्री अभी फिलहाल हैं। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया 2 मिशन, वन वेव इंडिया 2 मिशन के इस्तेमाल के लिए लॉन्च वाहन का नाम बताइए। देखिए 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया 2 मिशन के लिए दोस्तों इस्तेमाल किया गया जो वाहन है ये आपको पूछा जाता है, तो ये वाहन का नाम है LVM-3M3, ठीक है, ये वाहन का नाम है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा देख लीजिए LVM-3M3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, LVM-3M3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। इसको कहाँ से दोस्तों प्रक्षेपित किया गया ये भी आपको पूछ सकता है, तो श्रीहरिकोटा से, है ना, श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया, श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजय हुई क्रिकेट टीम का नाम बताना है। देखिए महिला प्रीमियर लीग, जैसे कि आपका IPL होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग होता है IPL, तो IPL में कौन जीता, तो चेन्नई जीता। उसी प्रकार से महिला प्रीमियर लीग जो हुआ है इसको कौन जीता था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो महिला प्रीमियर लीग 2023 को मुंबई जो आपका है मुंबई इंडियंस उन्होंने जीता था आपका, ठीक है, मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया, है ना, दिल्ली कैपिटल को हरा करके, है ना, दिल्ली कैपिटल को हरा करके मुंबई इंडियंस के द्वारा ये जीता गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 47 नंबर कि 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड में अग्रणी भूमिका पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता था। देखिए 68वें जो हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है इसमें जो अग्रणी भूमिका जो निभाए हैं, जो सबसे ज़्यादा जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो मिला है दोस्तों वो हैं आपके राजकुमार राव, है ना, राजकुमार राव, जो वही वाला फिल्म है ना, कौन वाला, मेरी शादी में जरूर आना, देखे होंगे ना। तो 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड जो है इसमें दिया गया था अग्रणी भूमिका किसको, तो पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव को दिया गया है। बहुत मस्त एक्टर हैं, बहुत बढ़िया ये फिल्म बनाते हैं, है ना। और आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48 नंबर। प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23,
अजय वॉरियर 23 जो है वो किन देशों के बीच हुआ था? देखिए अजय वॉरियर 23 जो है ये भारत और यूके के बीच हुआ है ना, भारत और यूके के बीच हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अजय वॉरियर 23 किसके बीच युद्ध अभ्यास होता है, ये बार बार आपको पूछा जाता है। ये भारत और इंग्लैंड के यानी कि यूके के बीच हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 49 नंबर सवाल है कि मोदी सेविंग एन एक ग्लोबल इनफ्लक्स, मोदी सेविंग ए, एक नहीं होगा ए, मोदी सेविंग, सेविंग नहीं है दोस्तों, गलत टाइपिंग हो गया, सेपिंग है ना। मोदी सेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स पुस्तक है ये, एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। एस जयशंकर की ये आपकी पुस्तक है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर, और 50 नंबर है कि भारत में आईआईपी के लिए आधार वर्ष क्या है? आईआईपी के लिए आधार वर्ष क्या है ये आपको बताना है। और वीडियो देखिए अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, है ना, बहुत मेहनत आप सभी के लिए किया जाता है, एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको एक नया चैनल मिल जाएगा क्योंकि अब उसी पे क्लास चलेगी आपका, है ना। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, और जो आपकी क्लास चलेगी एक दूसरे चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, और उसी पे आप क्लास चलेगी, उस चैनल को आप लोग सब लोग जुड़ जाइएगा। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप में, है ना। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप में। हमारा नंबर है 7857824310 दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और आपको यहीं पर दोस्तों आपके सारे मटेरियल मिल जाएंगे, है ना, जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं, पीछे जो आपकी क्लास हुई है 78 57 82 43 10, अभी इसमें जुड़ने का मात्र 499 चार्ज है ना। और इसके अलावा जो रात में एनसीईआरटी चल रहा है ना, इसके अलावा दोस्तों आपका एनसीईआरटी जो नाइट में चल रहा है वो भी आपको दोस्तों मिलते रहेगा, है ना, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन तैयार किया गया है 6 से लेकर के 10 क्लास तक, है ना, 6 से लेकर के 10 क्लास तक ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयार किया गया है ना। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, हर एक सेक्शन का आपका, ठीक है। और वहाँ पर आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे, पीछे जितने वीडियो हुए हैं वो भी मिल जाएगा। तो इसका आंसर बता दीजिए कि भारत में आईआईपी के लिए आधार वर्ष जो है वो है आपका 11-12, है ना, 2011-12 ये आपका आधार वर्ष है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ये रहा इसका आंसर। आप इसको टेस्ट के रूप में लगाइएगा, कितना आपने सही करते हैं ये आप देखिएगा कि कितना आपका इसमें सही होता है। तो ये रहा टेस्ट, कैसा लगा ज़रूर बताना है नीचे कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक करते जाइएगा, है ना। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, क्लास लेने में, है ना। इसके पीछे आपको इतना आसानी से मिल जाता है लेकिन इतना आसान नहीं है ना। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, कई लोगों का मेहनत होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप, ये रहा हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर, जहां आपको सारा 499 का इसमें चार्ज पे करके जो भी पेमेंट करेंगे, है ना, या तो अपने नंबर से करेंगे या साइबर से करिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं। और पेमेंट करके ये जो हमारा व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में सिर्फ आपको अपना नंबर से हमें स्क्रीनशॉट भेज देना है, ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ सकूँ और आपको पीछे वाला सारे मटेरियल दे सकूँ और आपकी क्लास फिर निरंतर चल सके, ठीक है। चलिए तो आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, है ना, समय धीरे धीरे निकलते जा रहा है। और आप लोग फॉर्म भरे कि नहीं, कितने लोग फॉर्म भर लिए हैं, है ना। तो ओबीसी जातीय आवासीय बना करके अपना फॉर्म भी डाल दीजिएगा, ठीक है। हमारा भी अभी नहीं बना है, हमको भी फॉर्म भरना है यार, है ना, हमको भी करना है, ठीक है। चलिए तो जो होगा देखा जाएगा, आप लोग बस लगे रहिए, है कि नहीं। चलिए थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय। आज रात में मिलते हैं, रात में होगा नेक्स्ट क्लास आपका, है ना, रात में नेक्स्ट क्लास होगा आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री वाला, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जो भी आपका सवाल होगा नीचे पोस्ट कर देना है, और अपना प्रतिक्रिया देना है, आपको कैसा लगा बताना है। बस मेहनत करते चलना है, पढ़ाई करते चलना है, डेली सेट जरूर बनाना है, और उसको पूरा डिस्कशन करते चलना है, ठीक है। थैंक यू।